संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। शाम 7 बज चुके हैं और हम लोग यूपी टेट सुपर टेट जिसका बहुत दिन से आपको भी इंतजार था और हमको भी मित्र इंतजार था। वास्तव में बताएं कि बहुत सारी परीक्षाएं थी, टीजीटी की, पीजीटी की, उनको पढ़ाना था। उसके बाद जूनियर की परीक्षा लगी थी और आपसे बार बार हम लोग कहते हैं कि जो परीक्षा आती है उस पे हम लोग पूरा फोकस करते हैं, उसको पढ़ाते हैं। और अब आपका यूपी टेट की परीक्षा आ गई है तो निश्चित रूप से आगामी जो 28 नवंबर को पेपर होना है, तो पूरे पाठ्यक्रम को हम कोशिश करेंगे अधिक से अधिक आपका 28 नवंबर के पहले हो जाए। और उसके बाद जब सुपर टेट का पेपर आएगा तो सुपर टेट, ये कक्षा यूपी टेट सुपर टेट के लिए सभी के लिए उतनी ही बराबर महत्वपूर्ण है। और ध्यान दीजिएगा, कोई सामान्य तैयारी करने वाला बालक हो, चाहे बीए का, चाहे आप जहाँ पे भी मतलब सामान्य अगर संस्कृत प्रारंभ करने वाला है, उसके लिए भी ये कक्षा बहुत ही उपयोगी रहेगी। वैसे अभी हमारे पूरे टारगेट में यूपी टेट और सुपर टेट की कक्षाएं हैं, तो निश्चित रूप से मित्र एकदम जीरो से लेकर के, और आज हम केवल अभी आपको थोड़ा सा पढ़ाएंगे और उसके बाद कल से हम पढ़ाएंगे भी और कोशिश करेंगे 1-2 कक्षाएं आपकी प्रैक्टिस की, क्योंकि अभी पहली कक्षा है, तुरंत प्रैक्टिस आप नहीं अच्छा लगेगा। तो आज 1 या 2-3 कक्षाएं लगातार हम आपको शुरुआत का जो भाग होता है वहां से, मतलब आप कह सकते हैं जीरो से एकदम स्टार्ट करेंगे और पूरी आपके पाठ्यक्रम को लगभग 30 भागों में डिवाइड कर लिया गया है, किस दिन कितना पढ़ाया जाएगा। और पूरा पढ़ने के बाद मित्र आपको क्या लास्ट में ध्यान दीजिएगा, 1 घंटे हो सकता है, इस 1 घंटे को 1.5 घंटे या 2 घंटे समय बढ़ाया भी जा सकता है पढ़ाने के साथ। और निश्चित रूप से आपके लिए कक्षा बहुत ही लाभकारी होगी। यूपी टीजीटी हुआ, उसके बाद जूनियर हुआ, जूनियर में भी जितना पढ़ाया गया था सब आया। तो निश्चित रूप से अगर आप संकल्पबद्ध हैं कि हमको 30 में 30, और इस कक्षा का नाम वही जो पुरानी चलती थी, कितना 30 में 30, 10 में 10, वही कक्षा है मित्र। और ये 30 में 30, 10 में 10 आपका भी संकल्प है यही, और हमारा भी संकल्प यही है, 30 में 30 और 10 में 10। चलिए, आज गुरुवार है और ऐसा कहा जाता है बृहस्पति देव आज जो विद्या के मामले माने जाते हैं, ब्रह्मा से बृहस्पति आते हैं भाई साहब। और बृहस्पतिवार को आज 21 तारीख हो सकता, हम और पहले चालू कर सकते थे। बृहस्पतिवार दिन प्रारंभ करने का मेन मकसद यही था कि बृहस्पतिवार से प्रारंभ किया जाए, जिससे एकदम भाई साहब एकदम आपका भी भला हो और हम लोगों का भी लाजवाब तरीके से हो। ध्यान दीजिएगा मित्र, एकदम नहीं आता तो एकदम आज से आप एक कॉपी बनाइए। हमारे सभी मित्र जितने लोग हैं, एक कॉपी बनाइए, 2 पेन लीजिए और एक कॉपी पेन से और भगवान ब्रह्मा को और बृहस्पति दो को याद करते हुए गुरुवार के दिन आज प्रारंभ कर दीजिए। एकदम पहले कुछ नहीं पढ़े उससे नहीं मतलब है, आज से पढ़ना प्रारंभ करिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग एक शब्द आपके इस पर लिख रहा है संस्कृत। क्या लिख रहे हैं मित्र? संस्कृत। और ये संस्कृत आप लोग पढ़ने जा रहे हैं। संस्कृत आपका यूपी टेट में 30 नंबर और सुपर टेट में 10 नंबर आएगा। यूपी टेट में 30, सुपर टेट में 10, और यूपी टेट में 30 में 30 लाना है और 10 में 10 लाना है। सबसे पहले हम संस्कृत शब्द पर चर्चा करते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये कक्षा बहुत विद्वानों के लिए नहीं है, नहीं तो आप, क्योंकि बहुत सारी चीज हम ऐसी बताएंगे आपको कि परीक्षा में आप वहां जाके सही कर ले। तो भैया देखिए, अगर सा के ऊपर अनुस्वार लगा हो, सा के बाद माँ हो, सा के बाद ना हो, 3 चीज बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सा के ऊपर अनुस्वार लगा हो, सा के बाद माँ हो, सा के बाद ना हो, ऐसा शब्द दिया हो और आपसे पूछे इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो मित्र निश्चित रूप से इसमें जो उपसर्ग होगा वो सम उपसर्ग होगा। कौन उपसर्ग होगा? और माँ में हलंत लगेगा, सम उपसर्ग पूर्वक। और मित्र क्री धातु है। कौन सी धातु है? क्री धातु है। और अक्त प्रत्यय करके बनेगा संस्कृत। क्या बनेगा? संस्कृत। अब देखिए, इस संस्कृत में आपसे कितने प्रश्न बन सकते हैं? पूछा जाएगा धातु कौन सी है, तो क्री धातु है। प्रत्यय कौन सा है मित्र? तो अक्त प्रत्यय है, जिसे अपता प्रत्यय कुछ लोग कहते हैं जब आधा का नहीं बोल पाते। और यह सम उपसर्ग है। कभी भी धातु या शब्द के पहले उपसर्ग लगता है तो ये जो पहले जुड़ा हुआ तत्व है इसे कहते हैं उपसर्ग। क्या कहते हैं? उपसर्ग। और इनकी संख्या कितनी है? 22। कितने उपसर्ग होते हैं आपसे पूछा जाएगा। डायरेक्ट मान लीजिए प्रश्न बनता है उपसर्ग कितने होते हैं, जूनियर में शायद पूछा गया था। उपसर्गों की संख्या 22 होती है मित्र। और ये धातु है,
और धातु कितने होते हैं? लगभग 2000 धातुएं होती हैं। धातु का चिन्ह ऐसे लगता है, लगभग 2000 धातुएं। धातु मतलब क्रिया, चलना, उठना, बैठना, नहाना, धोना, खाना पीना, ये जो हमारे द्वारा क्रियाएं की जाती हैं, ये जो संस्कृत में इसी को कहते हैं धातु। पठ, लिख, चल, गम, गज, गम, ये भू, अस, ये सब क्या है? धातु है। क्या है? धातु। इनकी संख्या कितनी होती पूछा जाएगा, धातुएं कितनी होती, तो कहोगे लगभग 2000। कितनी? लगभग 2000 मित्र। और ये पीछे वाला जो तत्व जुड़ा है, ये प्रत्यय, इनकी संख्या निश्चित नहीं होती है, इनकी संख्या निश्चित नहीं होती है। ठीक है, ये पीछे वाला तत्व प्रत्यय है जो जुड़ा हुआ है। अब यहां पर ये जो आप सा देख रहे हो, सा, यहां पर एक सुट का आगम, मतलब सुट का आगम, सुट मतलब कहें सा, सुट मतलब सा, सा आ जाता है। तो ये सा, ये जो सा है, ये सा कैसे आया? ये सा का आगम हो गया। क्या हो गया भैया? आगम। ध्यान दीजिएगा, संस्कृत में बहुत सारे जब शब्द बनते नहीं तो आगम आदेश हो जाता। आगम, कुछ शब्द लिया जाता है, कुछ शब्द वर्ण आपसे आगम कर लिया जाता है। और आपसे कभी पूछे आगम कैसा होता है, तो दो शब्द का नाम हम ले रहे हैं। एक आगम, आगम क्या होता है? मित्रवत। आगम क्या होता है? मित्रवत। और आपसे पूछा जाएगा आदेश क्या होता है, तो आदेश कहेंगे भैया शत्रुवत आदेश होता है। क्या होता है? शत्रुवत। समझे मिश्रा जी? जैसे आप जाके देखो, कुर्सी बैठ गए कुणाल आपको हटा के, ये आदेश हुआ, ये शत्रुवत हो गया। और देखो आप चिरंजीव को थोड़ा बगल करके, हे भैया थोड़ा बगल हो जाओ, ये आगम आप बैठे ना, ये मित्रवत। ये देखो बिना किसी को डिस्टर्ब किए बीच में आ गया, इसे कहते आगम। और जब किसी वर्ण को हटा के कोई वर्ण होता उसे कहते आदेश। तो आदेश हमेशा शत्रुवत और आगम हमेशा मित्रवत। अब देखिए यहां से आप कितने प्रश्न बने। आगम कैसा होता है? मित्रवत। आदेश कैसा होता है? शत्रुवत। संस्कृत शब्द बना कैसे है? सम उपसर्ग जो बना, सम उपसर्ग लगा है, क्रि धातु है, अक्त प्रत्यय है, ये तीन चीज। अब हुआ उपसर्ग कितने होते हैं? 22 होते हैं। ये जो बीच में धातु जुड़ी है, धातुएं कितनी होती हैं? लगभग 2000। कितनी? लगभग 2000। और पीछे जो प्रत्यय लगा वो प्रत्यय कितना होता है? कहिए भैया निश्चित नहीं है। निश्चित प्रत्यय बहुत सारे होते हैं। आ गया समझ में? हम लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं भैया, संस्कृत। क्या पढ़ रहे हैं? संस्कृत। सही समझे भैया कुणाल जी? अब भाई साहब देखिए, संस्कृत पढ़ रहे हैं, हमको कुछ नहीं आता, आपको भी कुछ नहीं आता है, हम दोनों लोग बराबर हैं। हम तभी आपको पढ़ा पाएंगे जब आपके जैसे हो जाएंगे, तभी पढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हम आपसे कहें कुणाल जी कि संस्कृत के विषय में आप क्या जानते हो, संस्कृत के विषय में आप क्या जानते हो, संस्कृत से क्या प्रश्न पूछा जाएगा ये आप देख लिए। कैसा उपसर्ग है, धातु है, प्रत्यय क्या है, यहां होता है, किसका आगम हुआ? सुट का, मतलब सा का आगम हो गया, सा आ गया है। आगम क्या होता है? मित्रवत। आदेश क्या होता है? शत्रुवत। पक्का? अब आइए मित्र ध्यान दीजिएगा, संस्कृत शब्द पूछे हम संस्कृत के विषय में आप क्या जानते हो, तो क्या बताओगे कुणाल जी? संस्कृत के विषय में आप क्या जानते हो बताइए। कहते हैं गुरुजी संस्कृत के विषय में क्या जानते हैं? संस्कृत बड़ी प्राचीन है, देव भाषा है। क्या? देव भाषा है, बड़ी प्राचीन है, आर्य भाषा है, श्रेष्ठ भाषा है, वैज्ञानिक भाषा, तमाम शब्दों का प्रयोग करोगे। लेकिन मित्र ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा, प्रमाण चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, जब ये हुआ कि सबसे प्राचीन कौन सी भाषा है, मान लो आप कहो अंग्रेजी, हम कहेंगे उर्दू है, कोई कहेगा संस्कृत है, तो भैया देखिए सबकी जिस भाषा की सबसे पुरानी पुस्तक मिल जाएगी वही भाषा सबसे पुरानी होगी। वही भाषा सबसे पुरानी होगी कि नहीं होगी? तो देखा गया कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद जो संस्कृत में है, वो पूरे विश्व का सबसे प्राचीन पुस्तक है मित्र। तो एक मत से सभी लोग स्वीकार किए कि भैया ऋग्वेद सबसे पुराना है और ऋग्वेद की भाषा है संस्कृत। ऋग्वेद की भाषा क्या है? संस्कृत। तो भैया जब पूछा जाएगा विश्व का सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद और उसकी भाषा क्या है? संस्कृत, तो बताइए संस्कृत सबसे पुरानी हुई कि नहीं हुई? तो ध्यान दीजिएगा, संस्कृत के विषय में हम कुछ शब्द लिख रहे हैं, तो सबसे प्राचीन हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? पक्का लिख सकते हैं। तो भैया जो सबसे प्राचीन, और देखिए संस्कृत भाषा के शब्द सारे सभी भाषाओं में मिलते हैं, सभी भाषाओं में संस्कृत के शब्द बिखरे पड़े हुए हैं। और जो सबसे पुराना है
इसे कहते हैं सभी भाषाओं की क्या है, जननी है, जननी है। अभी देखिए जूनियर में एक प्रश्न आया था, गीवाणवाणी, देववाणी ना, क्या है, तो आपका आया था ना, ध्यान दीजिएगा। अब आर्य भाषा, चूंकि हमारे पूर्वज जो हमसे पहले हुए, उन्होंने संस्कृत बोला है, वो किसका प्रयोग करते थे, संस्कृत का। आर्य मतलब होता वैसे श्रेष्ठ, आर्य मतलब क्या होता है, आर्य मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ। तो भैया हमारे पूर्वजों के द्वारा, श्रेष्ठ जनों के द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा थी वो संस्कृत थी। क्या थी, संस्कृत थी मित्र। अब देखिए इसके बाद वैज्ञानिक भाषा, क्योंकि जब आप इसको पढ़ोगे तो इसमें बड़ी क्रमबद्धता है, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से पेश हुआ है। क्योंकि अभी आप देखिए संस्कृत, ये देखिए पीछे कितने अच्छे तरीके से पहले उपसर्ग जुड़ा, फिर धातु जुड़ा, फिर प्रत्यय जुड़ा, एक क्रमबद्धता है। और आप कहते क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो भैया सेम चीज इसमें है, तो इसे कहते हैं वैज्ञानिक भाषा है। क्या बोलते हैं, कैसी भाषा है, वैज्ञानिक भाषा है। कौन सी, संस्कृत। अब देखिए दो तीन शब्द इसके लिए और, गीवाणवाणी, गीवाणवाणी कहते हैं, देववाणी, क्या कहते हैं, देववाणी। तमाम सारी चीजें जब ये आ जाएंगी, पूछा जाएगा किस भाषा के विषय में कहा गया है, तो संस्कृत भाषा के विषय में कहा गया है। समझ में आ गया। और सबसे प्राचीन पुस्तक अगर पूछी जाएगी, विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक मित्र क्या है, तो ऋग्वेद होगी। क्या है, ऋग्वेद है, पक्का। तो ये तो हो गया संस्कृत के विषय में कुछ। अब देखिए उन शब्दों का प्रयोग मैं नहीं कर रहा हूं कि जो आप बहुतायत कहते हैं, कहते संस्कृत परिनिष्ठित है, परिमार्जित है, व्यवस्थित है, ये तमाम सारी चीज़ों का प्रयोग आप करते, उसका प्रयोग मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं उन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, जैसे आप कहे प्राचीन सबसे कौन है, तो आप कहें संस्कृत, कोई खड़ा हो गया कहीं नहीं अंग्रेजी है, कोई कहे उर्दू है, तो आप उसको कह सकते हो महोदय विश्व के सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद है, और ऋग्वेद की भाषा संस्कृत है, इसीलिए ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। और ये क्या कहे, और संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। समझ में आ गया। अब आइए देखिए मित्र, इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। संस्कृत के विषय में थोड़ा सा हम आपसे प्रकाश डालेंगे। इतना प्राचीन है, इतना प्राचीन है, तो इसको दो भाग में डिवाइड किया गया, एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। किसमें किसमें, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, एकदम क्रम से और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग चलेंगे। एकदम जीरो से नोट्स बना लीजिए भाई साहब, एकदम जीरो से बनाइएगा, ठीक है। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, चलिए लिख देते हैं। वैदिक, वैदिक और दूसरा क्या है, लौकिक। लौकिक। सबसे पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो हमारे मित्र वीडियो देख रहे हैं, लौकिक मतलब क्या होता है, लौकिक मतलब क्या होता है कुणाल जी। आधुनिक नहीं, लोक व्यवहार में जो प्रचलित है, जिसका हम प्रयोग करते हैं, वो होगा लौकिक। लोक व्यवहार में जो प्रचलित है, जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं, वो क्या होगा, लौकिक होगा, ठीक है। और जिसका, ध्यान दीजिएगा, वैदिक पे पहले चर्चा कर लेते हैं, वैदिक पे चर्चा करते हैं मित्र। वैदिक में जैसा कि आपने पढ़ा कि वेद, क्या चीज, वेद, और इसी वेद पर लिखा गया हमारा एक ब्राह्मण ग्रंथ। हर वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, हर वेद के अपने अपने आरण्यक ग्रंथ हैं। क्या है, आरण्यक ग्रंथ हैं। हर वेद के अपने अपने उपनिषद ग्रंथ हैं। क्या है, उपनिषद ग्रंथ है। आपसे पूछा जाए कि वैदिक साहित्य क्या है, तो मित्र आपके लिए बता रहे हैं हम, वैदिक साहित्य क्या, ध्यान दीजिएगा, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद का जो साहित्य है वह वैदिक साहित्य है। आपसे पूछा जाए कि वैदिक साहित्य क्या है, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद का जो साहित्य हो, कैसा साहित्य, वैदिक साहित्य है। कोई दिक्कत। अब देखिए इसे कहेंगे आप वैदिक साहित्य। ये क्या कहेंगे, वैदिक संस्कृत, क्या कहेंगे, साहित्य। कोई दिक्कत, लिख लिए सारे लोग, सब लोग लिख रहे हैं। ऐसा करिएगा मित्र, लिखते चलिएगा साथ साथ,
पूरा नोट्स बनवाऊंगा, पूरा अच्छे तरीके से आपका होगा, एकदम अच्छे तरीके से। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद का जो साहित्य है वह वैदिक संस्कृत साहित्य कहलाएगा। और ये देखिए, ये आप वेद और ब्राह्मण ये प्रारंभ में आ जाते हैं और आरण्यक और उपनिषद उत्तर में, लेकिन उतना आपको डीप में नहीं जाना है, बस इतना जाना, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद का जो साहित्य होगा वो क्या होगा? वैदिक साहित्य, वैदिक संस्कृत साहित्य होगा। अब आइए मित्र, हम आपसे चर्चा करते हैं, वेद कितने होते हैं? कितने होते हैं? 4। वेद कितने? देखिए पहला भाग लेके चल रहे हैं भैया आपके साथ। वेद, वैदिक साहित्य जो है, इसमें पहले नंबर पे क्या है? वेद। यहां से प्रश्न बनता है, यहां से खूब प्रश्न बनता है मित्र। तो सबसे पहले हम आपके वेद पे चर्चा करते हैं, क्योंकि वैदिक साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? वेद। वेद में सबसे प्राचीन, हमारे बहुत सारे मित्र जितने लोग लाइव हैं सभी को मैं नमन करता हूं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, नाम मित्र नहीं बहुत ज़्यादा ले पाएंगे इसलिए क्योंकि हमको 30 दिन में आपका पूरा पाठ्यक्रम बांट दिए हैं, और हम अगर आपके पीछे समय देंगे तो फिर उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो मित्र ध्यान दीजिएगा, वेद कितने होते हैं? कितने होते हैं? ऋग्वेद, ऋग्वेद के बाद दूसरा क्या है? यजुर्वेद, यजुर्वेद के बाद तीसरा क्या है? सामवेद, और मित्र सामवेद के बाद चौथा क्या है? अथर्ववेद। ध्यान दीजिएगा, जब 3 वेदों की चर्चा आएगी, वेदत्रयी की चर्चा आएगी, तो मात्र 3 वेद लिखिएगा। कौन कौन सा? यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद नहीं आएगा। जब 4 वेद की चर्चा, ऐसे नहीं है वेदत्रयी तो 4 वेद, ऐसे पूछा जाए वेदत्रयी में कौन वेद नहीं आता है, तब अथर्ववेद। समझ में आ गया? अब एक चीज यहां से प्रश्न बनता है, नाटक का कौन सा तत्व किस वेद से है लिया गया है? नाटक में भैया आप जानते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं ना, कुणाल जी पिक्चर देखने जाते हो कि नहीं जाते हो? वही नाटक है भैया। नाटक का परिवर्तित रूप आज बड़े पर्दे पे थोड़ा तकनीक का प्रयोग कर दिया गया, वही नाटक हो गया, अरे पिक्चर हो गई। पिक्चर देखने जाते हो तो 4-5 टाइप के व्यक्ति जाते हैं मित्र। कुछ लोग कहानी सुनने जाते हैं, कुछ लोग उसकी कहानी सुनने, पाठ्य, संवाद, कथोपकथन देखने जाते हैं, कुछ लोग अभिनय देखने जाते हैं, कुछ लोग लता मंगेशकर, नेहा कक्कर वाला, समझ रहे हैं, गाना सुनने जाते भाई साहब। कुछ लोग श्रृंगार रस, वीर रस, उसमें आनंद आता तो उस रस को देखने जाते हैं, उसका आनंद लेने जाते हैं। तो ये जो नाटक में सब प्रकार का तत्व का मिश्रण होता तभी तो अच्छी पिक्चर बनती भैया। तो ये नाटक का कौन सा तत्व किस वेद से लिया गया, आइए इस पर चर्चा करते, खूब प्रश्न आता है। तो सबसे पहले मित्र आप ये जानिएगा, सबसे प्राचीन वेद क्या है? सबसे प्राचीन वेद क्या है? और सबसे अर्वाचीन वेद क्या है? प्राचीन का अगर विलोम करेंगे तो अर्वाचीन मतलब नवीन, क्या हो जाएगा? सबसे अर्वाचीन वेद अथर्ववेद, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। पक्का आ गया? आ गया कुणाल जी? देखिए यहां पर ऋग्वेद से क्या लिया गया? ऋग्वेद से देखिए, नाटक का कौन सा तत्व ऋग्वेद से लिया गया? ये वाला पेन देखिए, बोले पाठ्य, संवाद, कथोपकथन। कौन भैया? कथोपकथन। पाठ्य, संवाद, कथोपकथन, नाटक का ये जो तत्व है, ये चारों पाठ्य, संवाद, कथोपकथन, ये लिया गया मित्र आपके ऋग्वेद से। किससे लिया गया? पूछा जाएगा। प्रश्न कैसे आएगा भैया? सुन लो, नाटक का संवाद नामक तत्व या कथोपकथन नामक तत्व या पाठ्य नामक तत्व किस वेद से लिया गया है? तो आपका उत्तर होगा ऋग्वेद। ठीक है। पूछा जाएगा अभिनय कहाँ, अभिनय किससे लिया गया है? किससे? अभिनय। ठीक है। अरे कहते हैं भाई पाठ्य समाज में, देखो कहते हैं एक एहसान करना कि हम पर कोई एहसान ना करना। हिट हो गया भाई साहब डायलॉग।
डायलॉग हिट हो गया, ठीक है। और किसी किसी हीरो का ऐसा अभिनय होता कि पिक्चर भूल जाती, भाई साहब हीरो का अभिनय नहीं भूलता है। समझ में आया? अब देखिए, स्वर, स्वर, गान, संगीत। आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा स्वर कहाँ से लिया गया है, किस वेद से, गान कहाँ से लिया गया है, संगीत कहाँ से लिया गया है, तो आपका आंसर होगा मित्र किस वेद से, सामवेद से। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा संगीतमय वेद कौन सा है, तो आपका आंसर होगा सामवेद होगा मित्र। क्या होगा? सामवेद होगा, ठीक है। अब देखिए अथर्ववेद से क्या क्या लिया गया है, ये भी खूब प्रश्न आता है मित्र, ठीक है। पूछा जाएगा रस नामक तत्व, रस नामक तत्व, कृषि की चर्चा। अभी देखिए थोड़ा अलग अलग चर्चा, ये तो रस नामक तत्व, और किसकी किसकी चर्चा अथर्ववेद में, कृषि, औषधि, क्या औषधि, इसी कहते हैं संस्कृत में भेषज, क्या कहते हैं, भेषज, औषधि। और देखिए जादू टोना, जादू टोना आदि। या तो कोई नवीन शब्दावली देखना, नवीन शब्दावली तो अथर्ववेद। मेरे साथ बोलिए, रस, कृषि, औषधि, जादू टोना, वही काला जादू, नीला जादू, पीला जादू कहाँ से लिया गया है? हाँ भैया अथर्ववेद में चर्चा है सबसे पहले। ये प्रश्न आपके खूब, ये देखिए ये भी प्रश्न आया, अभिनय वाला भी प्रश्न आया, हो सकता है अब की बार पहला वाला आ जाए। सीधे सीधे ऐसे पूछा जाएगा अभिनय कहाँ से लिया गया है, यजुर्वेद। टेट का पेपर है, कुछ देवे न करे, सीधे पूछा जाएगा अभिनय कहाँ से लिया गया, किस वेद से, तो आपका उत्तर होगा यजुर्वेद। कृषि की चर्चा अथर्ववेद, औषधि की अथर्ववेद, जादू टोना की चर्चा अथर्ववेद, अर्वाचीन अथर्ववेद, प्राचीन ऋग्वेद। देखना यहीं पर यज्ञ यज्ञाद की चर्चा भी पूछी जाएगी, तो आपका बताइएगा अथर्ववेद, ठीक है। ये आ गया, आ गया पक्का। अब देखिए इसके बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं मित्र, इसको आप नोट कर लिए हो तो अगले पॉइंट पे चलते, साथ साथ चलते रहिएगा, एक भी टॉपिक छूटने नहीं पाएगा, ये मेरी गारंटी है। अब वेद कितने होते हैं? वेद और एक आता है ऋत्विक। किस वेद के ऋत्विक क्या क्या नाम है? ऋत्विक मतलब जो पूजा पाठ कराते हैं, समझ में? किस वेद के ऋत्विक का क्या नाम है मित्र? तो ध्यान दीजिएगा, पहला कौन सा वेद है? ऋग्वेद। दूसरा क्या है? यजुर्वेद। तीसरा क्या है? सामवेद। चौथा क्या है? अथर्ववेद। अब ध्यान दीजिएगा, चार वेद हैं, चारों वेद के ऋत्विक का नाम पूछा जाएगा। भाई साहब गुरुजी भी आ गए हैं, और ध्यान दीजिएगा हम चाहेंगे कि कल से चाहे 10 से 15 मिनट के लिए गुरुजी भी आए भाई साहब, समझ में आया? और अब बहुत भाई साहब गुरुजी नहीं, हमारी पूरी टीम आप लोगों के साथ रहेगी, पूरी टीम। और पूरे पाठ्यक्रम को 30 भागों में डिवाइड किया गया, बार बार बता रहे हैं। और हम चाहेंगे गुरुजी 1 मिनट के लिए आप भी आ जाइए। पूरे पाठ्यक्रम को 30 भागों में डिवाइड किया गया है, और सब लोग मिल करके बहुत अच्छे तरीके से, जितने हमारे मित्र हैं सबको, और आप लोगों का काम है कि सब अपने मित्र को आप भी साथ लेके चलिए, क्योंकि किसी का छूटने ना पाए भाई साहब, कवर नहीं कर पाओगे, इतना विस्तृत पढ़ाया जाएगा। ये तो अच्छा है कि आप सब यूपी टेट में संस्कृत को लेकर के जितना प्यार दिखाया है आपने, आगे भी तो बहुत व्यवस्थित तरीके से आज हम लोग दिन भर यही बैठ करके देख रहे थे कि पहले कौन कौन सी कक्षाएं चलेंगी, कितनी देर तक चलेंगी, कौन आदमी क्या पढ़ाएगा, कब से हम लोग लाइव कक्षाएं करें। तो मुझे खुशी है कि आप सब इस चीज़ पे बहुत सक्रिय हैं, खासकर संस्कृत को लेकर के। और हम लोग खासकर निर्मोही सर आपसे ज़्यादा सक्रिय, कहाँ कहाँ से सवाल आएंगे, पहले क्या पूछा गया है, आगे क्या पूछे जाने की संभावना है। शुरुआत तो हम ये चाह रहे थे कि व्याकरण से हो, लेकिन निर्मोही सर कह रहे थे कि नहीं सर, ये तरह की चीज़ें लोगों से जो पूछी जाती हैं वो गलत हो जाती हैं, तो क्यों ना वैदिक साहित्य से यानी संस्कृत साहित्य के इतिहास से शुरुआत हो। अच्छा भी है, चूंकि संस्कृत साहित्य के इतिहास जनरली हम लोग संधि समास कारक प्रत्यय तो पढ़ना आसान है, पढ़ भी लेंगे, ये चीज़ें छूट जाती हैं। जैसे विशेष विशेषण के सवाल छूट जाते हैं, लिंग से जुड़े हुए सवाल छूट जाते हैं। तो इस बार हम लोगों ने सोचा है कि ये चीज़ें कक्षाएं पहले करेंगे। जैसे विशेष विशेषण वाली कक्षाओं में से एक आध सवाल विशेष विशेषण से हर बार आता है, लिंग से एक बार सवाल आता है, निधि किस लिंग में है, तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग इत्यादि पर, इस पर भी कक्षाएं शुरुआत में ही
अभी शुरू सोचा गया है कि करेंगे हम लोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो हम व्यस्त थे किसी और काम में और निर्मोही सर आपकी कक्षा रेगुलर लेकर चलेंगे और हो सकेगा तो हम लोग इस समय को 6 बजे से करेंगे। तो 6 से 8 के बीच में आपको सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी और उसमें हम भी अपना समय देंगे जो हम पढ़ा सकते हैं। पर आप जान लीजिए कि कौन से प्रश्न आएंगे, इसमें जितना बड़ा रिसर्च निर्मोही सर का है तो हम भी इनसे पूछते हैं कि भैया यूपी टेट, सुपर टेट और जूनियर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आपने भी जूनियर की कक्षाएं देखी होंगी। कुछ लोग कह रहे थे कि भैया जूनियर का पेपर निर्मोही को पता था क्या पहले से? वास्तव में पता होता कुछ नहीं था। सच ये था कि जो आदमी किसी काम में हमेशा लगा रहता है उसको एक एक्सपीरियंस हो जाता है, एक अनुभव हो जाता है। तो इनको जो अनुभव है सी टेट पढ़ाने का, सुपर टेट पढ़ाने का, यूपी टेट पढ़ाने का, खासकर संस्कृत का, चूँकि सुबह से लेकर शाम तक बंदा एक ही काम करते हैं, तो निश्चित रूप से वो पकड़ लेंगे कि क्या आएगा, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को। पहले दिन जो आपने प्यार दिखाया है संस्कृत गंगा पर और संस्कृत विषय को लेकर के, हम बस ये वादा करते हैं निर्मोही सर के साथ कि आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और पिछली बार तो उन्होंने एक नारा दिया था कि 10 में 10, 30 में 30 और 10 में 10। तो ये तो हम अपनी ओर से नहीं कहेंगे, ये अतिशयोक्ति हो जाएगी। मान लो कोई भी बंदा 30 में 30 नहीं पाया तो आप ये कहेंगे कि हम झूठ बोल रहे हैं। पर कोशिश यही रहेगी कि 30 के 30 प्रश्न आप कर पाएं और सुपर टेट में 10 में 10 प्रश्न आप कर पाएं। तो जो भी गद्यांश का हिस्सा आएगा, पद्यांश का हिस्सा आएगा, संधि आएगी, समास आएगा, विशेष विशेषण, लिंग, जो भी संख्या, वो सब चीज़ें हम लोग करेंगे। आज संस्कृत साहित्य इतिहास की पहली कक्षा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और ये वचन देने के लिए कि भाई साहब हम वादा करते हैं कि निर्मोही सर हमें जो निर्देश देंगे यूपी टेट के लिए वो हम निश्चित रूप से करेंगे। अब सभी साथी सथनियाँ, खासकर सखियों से और सखाओं से ये अनुरोध करते हुए कि नित्य 7 बजे आप अवश्य उपस्थित हुआ करिए। अभी तो 7 बजे से हम लोग शुरू कर रहे हैं और जल्दी ही आपका समय 6 से 8 2 घंटे का कर देंगे। तो 2 घंटे में हम दोनों लोग मिल करके, खासकर सुमन मैम भी आ जाएंगे, तो प्रैक्टिस भी होगा, कुछ नया टॉपिक भी होगा। फिलहाल टॉपिक पढ़ाएंगे, इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे की कक्षा निर्मोही सर ही लेके चलेंगे। चले मित्र, हम चर्चा कर रहे थे आपके वेद और इसमें कभी मान लो अब की बार अभी पूछा नहीं गया, यहाँ से पूछा जा सकता है किस वेद के ऋत्विक का क्या नाम है या ऋत्विक का। तो आप कहेंगे ऋग्वेद का जो ऋत्विक होता है मित्र उसे कहते हैं होता। क्या कहते हैं? होता। या मान लो होता ना देके होत्र दे दे, क्या दे? होत्र दे दे तो भी आप क्या करेंगे? सही करेंगे। यजुर्वेद के ऋत्विक का क्या नाम है? क्या नाम है मित्र? अध्वरी नाम है। ऋत्विक मतलब जाते हैं जो पुरोहित पूजा पाठ कराते हैं। अब भैया सामवेद के ऋत्विक का नाम क्या है? क्या नाम है? उदगाता। क्या नाम है? उदगाता। और अथर्ववेद के ऋत्विक का नाम है भैया क्या? ब्रह्मा। क्या है? ब्रह्मा। अब आपके पास एक बड़ा प्रश्न पहुंच गया, ये पूछा जाएगा अध्वरी किस वेद के ऋत्विक का नाम है? उदगाता किस वेद के ऋत्विक का नाम है? ब्रह्मा किस वेद के ऋत्विक का नाम है? होता किस वेद के ऋत्विक का नाम है? तो ये इसको भी एक ऐसे कालम में बना लीजिएगा मित्र। ये आपका प्रश्न हो गया। अब एक प्रश्न आप देखते होंगे वेदांग से आता है कभी कभी। किससे आता है? वेदांग से। वेदांग मतलब क्या होता है? वेदों का अंग। वेदों का अंग जिसको पढ़ने के बाद, जिसका अध्ययन करने के बाद आप वेदों का अच्छे तरीके से आप पढ़ पाएं, अच्छे तरीके से परिशीलन कर पाएं, उसे वेदांग कहते हैं। वेदों का अंग, ध्यान दीजिएगा। अगर वेदांग आप अच्छे से पढ़ लिए तब आप वेद को पढ़ पाएंगे, अन्यथा नहीं पढ़ पाएंगे मित्र। तो देखिए वेदांग कितने होते हैं। अभी हम वेद पे चर्चा करें, वेद के अंतर्गत जो प्रश्न आते हैं उस पे चर्चा कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा वेदांग कितने होते हैं। आपसे पूछा जाएगा वेदांग कितने होते हैं, तो वेदांग की संख्या 6 होती है। वेदांग की संख्या कितनी होती है मित्र? 6 होती है। पक्का पक्का, कोई दिक्कत? अब देखिए किसको क्या कहते हैं, किसको क्या कहते हैं। तो आप एक ऐसे चार्ट बना लीजिएगा, चार्ट बना लीजिएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे छंद। क्या लिखेंगे? छंद लिखेंगे। क्या लिखेंगे? छंद। फिर क्या लिखेंगे? कल्प लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अभी हम 6 वेदांग लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? 6 वेदांग। शिक्षा, कल्प ना, उसके बाद क्या? ज्योतिष। क्या लिखेंगे? ज्योतिष। अब ज्योतिष के बाद है आप क्या लिखेंगे? निरुक्त। क्या लिखेंगे? अभी ध्यान दिएगा, ये थोड़ा हम उल्टा ऊपर नीचे इसलिए लिख रहे हैं जिससे आप क्रम व्यवस्थित रहे। क्या रहे?
क्रम व्यवस्थित रहे। वैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष होता है, लेकिन सबसे ज्यादा छंद ये सब पूछा जाएगा, जो उसी हिसाब से कोई भी आप इसमें क्रम लिख सकते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। तो चाहे आप चाहें तो इसी तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? क्रम से लिखिए थोड़ा सा ना कुणाल जी। शिक्षा और दूसरा क्या लिखेंगे? कल्प। तीसरा क्या लिखेंगे? व्याकरण। चौथा क्या लिखेंगे? निरुक्त। पांचवा क्या लिखेंगे? छंद। छठवां क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे भैया? ज्योतिष। ये 6 वेदांग हैं। ये क्या है? 6 वेदांग। पूछा जाएगा किस वेदांग को वेद का क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ये प्रश्न। और सबसे इसमें महत्वपूर्ण है मित्र, आपको व्याकरण का पूछा जा सकता है। व्याकरण को कहते हैं मुख, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। शिक्षा, शिक्षा क्या क्या कहते हैं, व्याकरण को क्या कहते हैं, छंद को क्या कहते हैं। अब आइए, शिक्षा को कहते हैं घ्राण। शिक्षा को क्या कहते हैं? घ्राण। घ्राण मतलब जानते हैं क्या होता है? नासिका, ये जो आपका है। तो लिख दे भाई साहब, यह लिख देना, नाक मतलब नासिका, पूरा लिख दें स्पष्ट, काहे चिंता में पड़े हैं। कुणाल जी बोले शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम। मुखम व्याकरणम शिक्षा घ्राणम ना। पहले क्या है? छंदः पादौ तु वेदस्य, छंदः पादौ तु वेदस्य। छंद को क्या कहते हैं? पाद। पाद मतलब पैर, पाद मतलब पैर, ठीक है। अब देखिए, निरुक्त को क्या कहते हैं मित्र? निरुक्त को क्या कहते हैं? श्रोत्र कहते हैं, मतलब कान। क्या कहते हैं? श्रोत्र मतलब कान। अभी देखिए मैं बता रहा हूं, आप यहां कैसे प्रश्न बनेगा, एकदम घबराइएगा मित्र। कल्प है, क्या है? कल्प। कल्प को क्या कहते हैं? हस्त। हस्त मतलब हाथ। हस्त मतलब हाथ। अब आइए देखिए क्या बचा अभी का? ज्योतिष। ज्योतिष को कहते हैं नयन। क्या कहते हैं? नयन। ये आपका एक बहुत अच्छा टॉपिक जो प्राय कभी कभी क्या होता है, छूट जाता है। ये प्राय लोगों से छूट जाता, बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है भाई साहब। यहां से प्रश्न बहुत सारे आ सकते हैं। पूछा जाएगा वेदांग कौन नहीं है, तो इन 6 के अलावा जो रहेगा वो नहीं रहेगा। बोले शिक्षा, मेरे साथ बोलिए, बोले शिक्षा, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। आप लोग भी भाई साहब बोलिए, बैठने से काम नहीं चलेगा। बोले शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। अब सबसे पहले व्याकरण को देखिए क्या कहते हैं। व्याकरण को कहते हैं मुख। क्या कहते हैं? मुख। जैसे अंग्रेजी में पहले ABCD आएगा, उसका व्याकरण आएगा तभी बोल पाओगे। जैसे मुख का काम है बोलना, वैसे व्याकरण जब तक नहीं आएगा तब तक आप बोल नहीं सकते हो ना। तो आप व्याकरण को मुख कहते हैं। इसके बाद छंद कहाँ है? छंद को पदे पैर। छंद को क्या कहते हैं? पैर। ज्योतिष का पंडित के सामने जाते हैं, कहते हैं पंडित जी थोड़ा हाथ देखो, नौकरी कब लागी। मिश्रा जी हमारे हैं भाई साहब। ये ज्योतिष के पास जाते हैं अपना भविष्य देखने। नयन, नयन का काम है देखना। और ज्योतिष भी आप कहा जाते हो, पंडित जी ब्याह कब हुई, पंडित जी नौकरी कब लागी, पंडित जी लड़का कब हुई। तो ये देखने जाते हैं भविष्य ना। तो वैसे जैसे भविष्य देखने जाते हो, तो नयन का काम है देखना। ज्योतिष को क्या कहते हैं? नयन। क्या कहते हैं? नयन। गाना आता नहीं तो एक और लाइन नहीं बढ़ पाओगे। पैर का काम है आगे बढ़ना। पैर से क्या करते हो? चलते हो। और जब तक आपको छंद नहीं आएगा तब तक एक और लाइन आगे आप वेद में नहीं बढ़ पाओगे। एक लाइन, समझ गए? इसीलिए छंद को पैर क्यों कहते हैं, समझ में आ गया। निरुक्त को श्रोत्र कान कहते हैं। क्या कहते हैं? कान, निरुक्त को। लेकिन मित्र सबसे इंपॉर्टेंट आपका देखिएगा, 1 और आपका व्याकरण 2, छंद 3, ज्योतिष। ये बड़ा महत्वपूर्ण है मित्र, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आइए देखिए, सारे लोग 3 प्रश्न मैं आपको यहां बता रहा हूं। 3 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ये देखिए कहां है? निरुक्त, छंद और ज्योतिष।
किस से कौन ये वाला तैयार हो गया मित्र, ये बना लेंगे, ये रट लेंगे, आज ही रटना है, आज ही रटना है। आइए देखिए, मैं आपके सामने 3 चीज लिख रहा हूं। सबसे पहले छंद, क्या लिख रहे हैं? छंद ना, और उसके बाद लिख रहे हैं निरुक्त, क्या लिख रहे हैं? निरुक्त, और उसके बाद क्या लिख रहे हैं? ज्योतिष। हो सकता है मेरे हिसाब से यहां से एक प्रश्न ये बन जाए, किससे कौन आचार संदर्भित है? किससे कौन आचार संदर्भित है? ब्रह्मा जी, आपका नाम आ गया था, इधर बैठो आके। छंद से आचार पिंगल कभी आएगा तो आचार पिंगल का नाम आप छंद लेंगे तो आचार पिंगल का नाम लेंगे। छंद का नाम ले, आचार पिंगल का नाम न ले, तो ऐसा हो नहीं सकता है। हो सकता ब्रह्मा जी। और निरुक्त का नाम ले, यास्क का नाम न ले, यास्क का, तो ऐसा हो नहीं सकता है। निरुक्त का नाम आएगा तो यास्क आएंगे। कभी आपसे पूछा जाए निरुक्त से संदर्भित आचार, तो यास्क इनका समय था 800 ईसा पूर्व, 800 ईसा पूर्व। अगर ज्योतिष का नाम आएगा, ज्योतिष का, तो किसका नाम आएगा? आचार्य लगध का, आचार्य लगध का नाम आएगा। अब ये चीज आपको हमने नया दे दिया भाई साहब, एकदम नया दिए हैं। सही बताएं तो एकदम आपके लिए पूछा, बहुत पूछा जाता है छंद से संदर्भित आचार्य पिंगल, और पूछा गया था जूनियर में निरुक्त का यास्क और ज्योतिष के आचार्य लगत। मतलब पहले अगर इनका नाम आता तो यहीं से तो भाई साहब ये प्रणेता आचार्य हैं, व्याकरण के पाणिन ना। अब आइए मित्र ध्यान दीजिएगा, ये तीनों चीज आप अलग से लिख के ऐसे लिखे रहिएगा, मान लो कभी आ जाता तो भिड़ा लीजिएगा। ये पूछा जा सकता निरुक्त में क्या है? निरुक्त में क्या है? शब्दों का निर्वचन है। शब्दों का क्या है? निर्वचन। बस, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। बस निरुक्त में क्या है? शब्दों का निर्वचन ना। मतलब कौन शब्द कैसे बना है, कैसे होता है, कितने तत्व हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग, बस ये आप जानते रहेगा। बस शब्दों का निर्वचन पूछा जाएगा। शब्दों के निर्वचन से कौन सा वेदांग जाना जाता है? निरुक्त। शब्दों के निर्वचन से किस वेदांग को जानते हैं? निरुक्त। छंद के प्रणेता आचार्य आपके पिंगल, निरुक्त के यास्क और ज्योतिष के आचार्य लगत। आ गया? पक्का पक्का आ गया। अब आइए देखिए एक बार मित्र, देखिए आप शुरू से हमने आपको बताया ये वैदिक साहित्य ये बताया शुरुआत में, फिर हमने वेद की चर्चा की। वेद में आपने देखा कि 4 वेद होते हैं, 4 में प्राचीन ये है, अर्वाचीन ये है। फिर आपने देखा किस नाटक का कौन सा तत्व किस वेद से लिया गया, तो आपने देखा ये है। फिर आपने देखा कि वेदों को पढ़ने के लिए, वेदों को समझने के लिए आपके, अच्छा ये फिर आपने देखा किस वेद के ऋत्विक जो पूजा पाठ कराने वाले होते हैं, पुरोहित को क्या कहते हैं ऋत्विक को? तो आप कहे ऋग्वेद का पूजा पाठ जो कराएगा उसे कहेंगे होता, यजुर्वेद के पुरोहित को कहेंगे अध्वरी, सामवेद के उद्गाता, अथर्ववेद के ब्राह्मण। फिर आपने देखा मित्र कि हमको अगर चारों वेद का अध्ययन करना हो, चारों वेदों को पढ़ना हो, तो हमको वेदांगों को पढ़ना होगा। किसको भाई? ये सब नहीं पढ़ना होगा, छंद, व्याकरण, निरुक्त ये सब पढ़ना होगा, ज्योतिष, तभी तो वेद पढ़ पाओगे, तभी तो वेद को समझ पाओगे। तो भैया ये आपके 6 वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। फिर पूछा जाएगा वेद को इसका क्या कहते हैं, तो ये खूब प्रश्न आता है, व्याकरण को मुख कहते हैं। तो और देख लीजिएगा एक बार, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य ना मुखम व्याकरण स्मृतम तस्मात् सांगम धित्तय ब्रह्मलोके महीयते ना छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत पठ्यते ज्योतिषामयनम चक्षु निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते। लेकिन आप वो सब कुछ मत तैयार करिएगा भैया, यही तैयार करिएगा। अब आइए देखिए मित्र, इसके बाद हम चर्चा करते हैं। कभी कभी आचार्यों के विषय में पूछा जाता, तो 3 आचार्यों के विषय में पूछा जाएगा। बाकी व्याकरण वाले में तो अभी हम पूरा बतौबे करेंगे, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, सबको पूरा बताएंगे ही बताएंगे आपको। तो ये हो गया।
अब आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया मेरी तरफ से। ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया मित्र। वैदिक संस्कृत कंप्लीट हो गया। आज तक पेपर उठा के देख लीजिएगा, वैदिक संस्कृत साहित्य से इससे अलग से प्रश्न नहीं आया है। अब आइए हम लोग हेडिंग डालिए सभी लोग, लौकिक संस्कृत साहित्य। सभी हमारे मित्र हेडिंग डालें, लौकिक संस्कृत साहित्य। कर लिए? लौकिक संस्कृत साहित्य कर लिए? चलिए मैं भी अब कर रहा हूं। ये देखिए मैं भी लिख रहा हूं, आपके साथ साथ लिखता रहूंगा तो आप भी लिखते रहेंगे। लौकिक संस्कृत और क्या भैया? साहित्य। लौकिक संस्कृत साहित्य का शुरुआत कहाँ से हुआ? तो एक छोटी सी घटना आप जानते होंगे। वाल्मीकि का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वाल्मीकि का नाम आप सुने होंगे। तो वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर स्नान करने गए थे। कहाँ पे? तमसा नदी के तट पे स्नान करने गए थे मित्र। और उसी पे जब वो नदी में हिले और आचमन करने लगते तो वहां उस दौरान उन्होंने देखा एक क्रौंच एक क्रौंची, दो पक्षी थे और दोनों मैथुन अवस्था में थे, प्रेम की अवस्था में थे। समझ रहे हैं कुणाल जी? समझ रहे हैं ना? दोनों प्रेम की अवस्था में थे भाई साहब। और इतने पे एक बहेलिया एक बाण चलाता है और उसमें एक मर जाता है और दूसरा भी अपना प्राण उसी पे त्याग देता है। और यह घटना को देखकर वाल्मीकि का हृदय द्रवित हो जाता है मित्र। और ध्यान दीजिएगा, द्रवित हृदय से एक उन्होंने अनुष्टुप छंद में एक श्लोक बोलते हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य का प्रथम श्लोक कहते मानिषाद प्रतिष्ठामा त्वं गमा शाश्वती क्षमा यत् क्रौंच मिथुनादेकं वधीतं काम मोहितं। भाई साहब ये श्लोक वो पहले से नहीं तैयार किए थे, ये श्लोक उनके अंतरात्मा से हृदय में द्रवित होकर निकल गया। पूछा जाएगा लौकिक संस्कृत साहित्य का प्रथम छंद कौन सा है? तो ये जो श्लोक निकला था अनुष्टुप छंद में निकला था भाई साहब। आपसे पूछा जाएगा लौकिक साहित्य संस्कृत का प्रथम छंद मित्र, तो आप करेंगे अनुष्टुप। क्या करेंगे? अनुष्टुप। ठीक है, पक्का करेंगे। और भाई साहब पहले कवि थे वाल्मीकि और करुण रस में निकला था, क्योंकि क्रौंच जब वो समाप्त हुआ, क्रौंच क्रौंची, इससे करुण रस हुआ। तो ये हुआ भाई साहब, ब्रह्मा जी सोचे इस करुण रस में और अनुष्टुप छंद की प्रधानता से युक्त कौन सा ग्रंथ लिखा जाए, कौन सा ऐसा पात्र है? तो भाई साहब पूरे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा करुणमय जिंदगी हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बीती थी। और ऐसा ब्रह्मा जी के द्वारा निर्देशित किया गया कि वाल्मीकि राम के चरित्र पर, राम को लेकर करुण रस में भाई साहब एक महाकाव्य की रचना करें। और नारद आके बताते मित्र उसके बाद वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना की जाती है। करुण रस प्रधान रामायण है, करुण रस प्रधान। क्यों? क्योंकि राम जी का पूरा जीवन करुण में बीता है। समझ में आ गया? राम जी का पूरा जीवन करुण में बीता है मित्र। तो आपसे पूछा जाएगा लौकिक संस्कृत साहित्य का प्रथम ग्रंथ क्या है? तो आप कहोगे रामायण। क्या कहेंगे? रामायण। तो पहला है, इसीलिए इसको कहते हैं आदि काव्य। क्या कहते हैं? आदि काव्य मित्र कहते हैं। किसको कहते? आदि काव्य पूछा गया प्रश्न है मित्र, पूछा गया प्रश्न है। आदि काव्य किसे कहते हैं? रामायण को कहते हैं आदि काव्य। और मित्र इसके जो प्रणेता थे वो कौन थे? कौन थे? किसने लिखा था? झा जी आप तो नहीं लिखे थे, पक्का आप नहीं लिखे थे। और भाई साहब वाल्मीकि ने लिखे थे वाल्मीकि ने। और इसीलिए इनको कहते हैं आदि कवि। क्या कहते हैं? आदि कवि कहते हैं। वाल्मीकि को आदि कवि कहते हैं और आदि काव्य कहते हैं रामायण को। अब देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्र आता है, किस रस की प्रधानता है? तो देखिए तीसरा आपका एक टॉपिक ये बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु होगा करुण रस प्रधान। क्या होगा?
करुण रस प्रधान, करुण रस प्रधान पूछा जाएगा कौन सा ग्रंथ, या पूछा जाए करुण रस प्रधान है तो आपका रामायण ऑप्शन में रहेगा, या पूछा जाएगा रामायण में किस रस की प्रधानता है तो आप कहोगे करुण रस प्रधान है। कौन सा रस प्रधान है? करुण रस प्रधान है। अब देखिए अगला प्रश्न मित्र यहां से क्या बन सकता है, अगला प्रश्न क्या बन सकता है कि इसमें श्लोक कितने हैं। अब देखिए नायक राम रहेंगे, नायिका सीता रहेंगी, खलनायक विलन वाला रोल निभाते हैं रावण। हमारे यहाँ एक दुर्गा पूजा होता है हमारे परिचित में, वहाँ ये जो झा जी नाम सुने होंगे रावण बनते हैं भाई साहब, और सीता का रोल यहीं पे बैठे बैठे हम लोग जब मान लो कभी कभी रामलीला खेलते हैं तो यहीं में से चुना जाता कौन राम बनेगा, कौन झा जी कहीं हम रावण बनेंगे, कहेंगे रावण क्यों बनोगे, तो भाई साहब ये रावण पता नहीं क्यों बनते, इन्हीं से पूछिएगा। तो रावण का रोल करते हैं भाई साहब। तो राम और नायक हो गए, सीता हो गई कौन नायिका, और खलनायक विलन वाला कौन रोल, कौन रोल, हाँ रावण भाई साहब। इसलिए करते हैं ऐसे बैठ जाते 4-5 लोग, हाथ दबाने वाले पैर दबाने वाले सब रहते, कहते भाई साहब इसमें मजा है, कहें हम वन वन नहीं घूमेंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा करुण कितने श्लोक हैं पूछा जाएगा, तो 24,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक? 24,000 श्लोक हैं। जो 24,000 श्लोक हैं इसे कहते हैं चतुर्विंशत, क्या कहते हैं, सहस्री, क्या कहते हैं, संहिता, चतुर्विंशत सहस्री संहिता। पूछा जाएगा इसका प्रधान छंद कौन सा है, तो आप कहेंगे अनुष्टुप छंद प्रधान है। कौन सा छंद प्रधान है भैया? अनुष्टुप छंद प्रधान है। पक्का पक्का भाई अनुष्टुप छंद प्रधान है। अब देखिए पूछा जाएगा इसमें कांड कितने हैं, सबसे पूछा जाएगा कांड कितने हैं, तो 7 कांड हैं मित्र। कितने कांड हैं? ये देखिए 7 कांडों में विभक्त है। कितने कांडों में? 7 कांडों में क्या है, विभक्त है। यहां से एक बार पूछा गया था कांडों का क्रम, कौन कांड किस क्रम पर है। एकदम आसान है, एकदम आसान है भाई साहब, एकदम आसान है झा जी। कांडों का क्रम, कांडों का क्रम पूछा जाएगा, कांडों का क्रम। तो आप मित्र हमारे जितने लोग देख रहे हैं बताइए, कोई बालक पहले पैदा होगा तो पहले बाल कांड आएगा कि नहीं आएगा? झा जी सबसे पहले जब आप पैदा हुए होंगे तो आपकी माता जी कहें हमारे यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, बालक पैदा हुआ, बालक। अब आप बड़ा सुंदर है, फोटो वोटो डालेंगी, भाई साहब बाल कांड क्या होगा? पहले कांड का नाम है बाल कांड। क्या नाम है मित्र? साथ साथ याद करते चलिएगा, दोबारा कोई नहीं, यहाँ का काम यहीं पर, यहाँ का काम यहीं पर, ठीक है। कोशिश करेंगे आपको पढ़ना ना पड़े दोबारा। दूसरा कांड जब थोड़ा बड़ा होए, नाव लिखाना हुआ, भैया पूछे कहाँ को हो, कौने गांव का है, कौने जिला का है, तो दूसरा बताए कि अयोध्या। कहाँ बताए? तो भैया दूसरा कांड कहाँ हो गया? अयोध्या कांड हो गया। पक्का अयोध्या कांड। और भैया अयोध्या कांड हो गया तो भैया अयोध्या के राजा बनने वाले थे, राजा बनने ही वाले थे कि कैकेयी माता की कृपा से मंथरा वाली, याद आया घटना? अरे कहे गुरुजी मंथरा वाली घटना जब हम रात में देखे तो हमारे जी से एकदम पूछिए मत, मन लगा कि भाई साहब लाठी लेके मार दें। लेकिन क्या करे रामलीला, बहुत लोग कहे भाई जी ये झा जी करें भाई साहब, कहे गुरुजी मंथरा वाला रोल देखे तो बड़ा अंदर से एकदम जलन पैदा हो गई, मार दे रहे थे भाई साहब। तो ध्यान दीजिएगा, तीसरा मंथरा और कैकेयी की कृपा से राम जी को हो गया वनवास। क्या हो गया? तो तीसरा कांड है भैया वनवास, जंगल कांड। कौन कांड? जंगल कांड। तो जंगल का नाम वाल्मीकि जी जानते थे, अरण्य मतलब जंगल। तो तीसरा कांड हो गया अरण्य कांड। कौन कांड? अरण्य कांड। मान लो झा जी लिखते तो झा जी अरण्य कांड ना लिखते, लिखते जंगल कांड। क्या लिखते? जंगल कांड। अब आइए भैया देखिए, इसी अरण्य कांड में सीता जी का हरण होता है। मान लो कभी पूछा जाए सीता का हरण किस कांड में होता है,
इसी वनवास कांड में होता है, अरण्य कांड में होता है। और मित्र, राम जी लक्ष्मण जी वन वन घूम रहे थे, हनुमान जी की सहायता से सुग्रीव से मिलन होता है और सुग्रीव और उसका भाई बाली का वध होता है सुग्रीव की सहायता से ना। और मित्र, जब बाली का वध हो गया, बाली और सुग्रीव कहाँ के राजा थे? कहाँ के राजा थे? किष्किंधा कांड होगा। फिर क्या होगा? किष्किंधा कांड होगा, पक्का। और यही रावण की सेना से, राक्षसों की सेना से यही किष्किंधा की सेना युद्ध लड़ी थी भाई साहब, यही युद्ध लड़ी थी। ये जो किष्किंधा की सेना है यही युद्ध लड़ी थी बानर भालू। समझ में आया? तो हम इंसानों से ज्यादा तो अच्छा ध्यान दीजिएगा, और कहीं की सेना राम जी की सहायता नहीं कर सकती थी। पता है क्यों नहीं कर सकती थी? क्योंकि राम जी भाई साहब वहां से निर्वासित थे, अयोध्या से। तो कोई राजा निर्वासित व्यक्ति की मदद नहीं कर सकता है। समझ में आया? तो भाई साहब, लेकिन बानर भालू का है, बानर भालू का जाने, बानर भालू भाई साहब हैं तो हैं, वो किसी की सहायता कर सकते हैं। तो बानर भालू भाई साहब सहायता किए हैं। तो किष्किंधा कांड, अब भाई साहब यहाँ किष्किंधा कांड की जो सेना थी 4 भागों में डिवाइड किया गया, चारों दिशा में भेजा गया। घटना आपको पता है, और ये पता था, जटायु बता दिया था, दक्षिण की तरफ लेके गए हैं। तो सबसे बलशाली, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को दक्षिण की तरफ भेजा गया। जामवंत, नल, नील, अंगद, हनुमान सब किधर गए? दक्षिण की तरफ। और दक्षिण की तरफ गए भाई साहब, थोड़ी दूर गए, जब थोड़ा इधर उधर गए, देखे समुद्र है, समुद्र है। कहें अच्छा भेज दिए, बताओ समुद्र समुद्र। तो भाई साहब ये हुआ कि समुद्र कौन नागेगा, पता तो लगाना है, लगाना है। तो भाई साहब क्या हुआ, जामवंत कहे भाई हम बुढ़ा गए, हम कैसे जाएंगे, जाएंगे तो कैसे यहाँ आएंगे, लड़ेंगे कैसे। अंगद कहे जाएंगे तो आएंगे नहीं। समझ में आया? तो ये हुआ कौन जाएगा भाई साहब, ये हुआ हनुमान जी जा सकते हैं। हनुमान जी की तरफ देखे, हनुमान जी उधर गए, हनुमान जी को क्या पता। तो वही है कि हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे, जामवंत उनको याद दिलाते हैं भाई साहब। उसके बाद उनको अपना पूरा स्मरण आता है। उसके बाद क्या होता है, उनको प्राप्त था कि भैया बिना किसी का स्मरण के इनको अपनी शक्ति का आभास नहीं होगा। बहुत शक्तिशाली थे, बहुत उद्दंड टाइप के थे हनुमान जी, झाग जी के तरीके से। और भाई साहब इसके बाद फिर हनुमान जी जाते, सारी घटना पता है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, राम जी का समाचार सीता जी को और सीता जी का समाचार राम जी को प्राप्त होता है। सुंदर काम हुआ कि अच्छा हुआ गड़बड़? भैया अच्छा कांड हुआ, और इसीलिए इस कांड का नाम है सुंदर कांड। क्या नाम है? सुंदर कांड नाम है। राम जी का समाचार सीता जी को, सीता जी का समाचार राम जी को प्राप्त हुआ। और इस कांड के नायक हनुमान जी हैं, क्योंकि इसमें हनुमान जी पूरी लंका जलाते हैं, इधर उधर करते हैं, सब हनुमान जी हैं। और हनुमान जी का एक नाम सुंदर भी है, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर पड़ सकता है। हनुमान जी का एक नाम सुंदर भी है मित्र। अब आइए सुंदर कांड के बाद ब्रह्मा जी, आपसे कोई कहे कि आपकी मेहरारू को फलनवा भगा के ले गया है, और एकदम आपकी मेहरारू आपका नाम का माला जप रही है, फला जगह है, एकदम सुरक्षित है, तो क्या करेंगे आप? युद्ध करेंगे कि संधि प्रस्ताव भेजेंगे? अरे बाप रे, ब्रह्मा जी कहें गुरु जी कौन लड़ने भिड़ने जाएगा, दुसार करेंगे। भाई साहब ब्रह्मा जी वो राम जी हैं। राम जी भाई साहब सत्य, मर्यादा, पुरुषोत्तम, 2 विशेषण लगता है। मर्यादा अलग लगता, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम केवल विष्णु में और श्री कृष्ण में पुरुषोत्तम केवल लगता, मर्यादा नहीं लगता। लेकिन राम जी के नाम के सामने मर्यादा के साथ पुरुषोत्तम लगता है। समझ में आ गया? मर्यादा पुरुषोत्तम मित्र राम थे। और इसके बाद सुंदर कांड के बाद भाई साहब जब पता चला सीता जी की स्थिति, तो उसके बाद होता युद्ध कांड। क्या होगा? युद्ध कांड। और भाई साहब भयंकर युद्ध होता है, भयंकर युद्ध होता है, भयंकर युद्ध होता है। और युद्ध में रावण मारा जाता है, आप जानते हैं रावण मारा जाता है। और मित्र उसके बाद युद्ध कांड के बाद 7वां कांड है, राम जी की उत्तर अवस्था का वर्णन है, बाद की अवस्था का वर्णन है। राम जी के बाद की, उत्तर मतलब बाद की व्यवस्था का वर्णन है। और आप कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ई लंका है, लंका उत्तरवा में अयोध्या है, तो इधर आए थे तो उत्तर कांड। तो जैसे समझ पाओ, लेकिन उत्तर कांड मत भूलना, ठीक है? उत्तर कांड मित्र मत भूलना। हाँ, अंतिम कांड उत्तर कांड। और देखिए यहाँ राम जी की बाद की अवस्था का वर्णन है, तो क्या हो जाएगा? उत्तर कांड। तो बालक, हाँ युद्ध कांड ये है, यही जब राम, यही लंका कांड भी होगा। रामचरितमानस में देखोगे तो इसी का कांड देखो, ए लंका
कांड, लंका कांड। और सबसे बड़ा कांड भी युद्ध कांड है भाई साहब। सबसे बड़ा कांड भी कौन सा कांड है? युद्ध कांड है। अब आइए देखिए, बालक का जन्म सबसे पहले हुआ बालकांड। कहाँ हुआ? अयोध्या में, अयोध्या कांड। और अयोध्या कांड के बाद क्या प्राप्त हुआ? जंगल प्राप्त हुआ, अरण्य कांड राम जी को। और इसी जंगल में जब सीता जी का हरण हो गया, खोजते हुए हनुमान जी की सहायता से सुग्रीव मिलते हैं, किष्किंधा कांड। और इसके बाद मित्र हनुमान जी सीता जी का पता लगाते, सीता जी का समाचार राम जी को, राम जी का समाचार सीता जी को प्राप्त होता, इसलिए सुंदर कांड सुंदर हुआ। और इसके बाद भाई साहब पता चल गया, फिर युद्ध कांड हुआ। और युद्ध कांड के बाद उत्तर कांड, सबसे बाद का कांड है उत्तर कांड। इस प्रकार से 7 कांड हैं। कितने कांड? 7 कांडों का क्रम याद किए रहिएगा, हो सकता है आपके काम में आ जाए। 7 कांड का क्रम मत भूलिएगा, ठीक है। और इस प्रकार से रामायण से आपसे बनने वाले प्रश्न मुख्य रूप से यही थे। देखिएगा, मुख्य रूप से पूछा जाएगा आदि कवि, आदि ये प्रधान रस पूछा जाएगा। 24,000 श्लोक है, अनुष्टुप छंद प्रधान है, और 24 सहस्त्री संहिता है मित्र। और इसके बाद ये 7 कांडों में लिखा गया है। 7 कांडों का क्रम आपका यही है शीत, ठीक है। 7 कांडों का आपका जो क्रम है यही है। इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और हम कल पूरा महाभारत समाप्त करेंगे, पूरा भास को समाप्त करेंगे, पूरा कालिदास को समाप्त करेंगे, ठीक है। कल की कक्षा में आपकी महाभारत, क्या महाभारत, भास, कालिदास 3 पूरा समाप्त करने के बाद फिर हम परसों वाली कक्षा में हमारे पूरे टारगेट में पूरे व्याकरणाचार्यों का है। और उसके बाद व्याकरण डायरेक्ट प्रारंभ करते हैं। 3 कक्षा में संस्कृत साहित्य का इतिहास, इसमें आपका आज वैदिक से संदर्भित ज़्यादा था, कल आपका लौकिक से संदर्भित ज़्यादा होगा, परसों की कक्षा में आपके व्याकरण के जो आचार्य हैं उनके संदर्भित होगा। और मित्र 3 कक्षा में कोई भी प्रश्न आपका 2-3 नंबर का जो आता है इधर उधर नहीं जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा। अब रामायण हम लोग कर चुके हैं, अब भाई साहब महाभारत के लिए देर होगी। महाभारत तो बहुत बड़ा है, विश्व का सबसे विशाल ग्रंथ है, तो महाभारत करने में देर लगेगी। और महाभारत भाई साहब इतनी देर में नहीं करेंगे, नहीं दिक्कत हो जाएगी। महाभारत हम लोग करते हैं कल, और आप लोगों का काम है, भी प्रारंभ है भाई साहब, बहुत भीषण, बहुत विधिवत, बहुत व्यवस्थित, बार कह रहे हैं, बहुत व्यवस्थित कक्षा चलेगी। और आप सभी लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को, ये नहीं कि आप भाई साहब आप उनको फ्री में, हम फ्री में दे रहे हैं आपको, और आपको वो कक्षा देंगे कि पूरी जिंदगी याद करोगे भाई साहब, पूरी जिंदगी याद करोगे, भूल नहीं पाओगे, भूलना चाहोगे लेकिन भूल नहीं पाओगे, ठीक है। 1 महीने की कक्षा में आपको पूरा, अगर संस्कृत में अधिकतम मार्क्स नहीं मिला भाई साहब तो आप कहिएगा, और वो भी ये नहीं निःशुल्क दिया जाएगा, ठीक है। अभी पैसा लेके देते तो कहते हैं भाई साहब पैसा लेके, भाई साहब अच्छा नहीं भाई साहब, एकदम निःशुल्क। और आपका काम है खूब, जितना ज़्यादा है आपसे, कभी आज तक आपसे लाइव सब्सक्राइब नहीं बोले आज तक कभी कोई वीडियो पढ़ाते समय, और नाम भी नहीं लेंगे। आप लोगों का काम है कि किसी मित्र का छूटने में कवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक दिन में इतना पढ़ाया जाएगा, बेचारा संस्कृत थोड़ी पढ़ेगा, तो बहुत आपका विधिवत विस्तार से पढ़ाया जाएगा मित्र। तो आज हम चाहते हैं कि आप हमको यही इजाज़त दीजिए, और हम कल फिर आपसे पूरा एक बहुत विस्तृत श्रृंखला के साथ आते हैं। और आपसे आशा करते हैं आप एक नोट्स अच्छे से बनाइएगा, खूब बेहतरीन नोट्स बनाइए मित्र, कि और जितना हो सके बनाइए, आप सबको बांटिए, और सबको बांटिए, जिससे क्या हो, संस्कृत का बोलबाला हो, संस्कृत बढ़ेगी, हम बढ़ेंगे, आप बढ़ेंगे, भारत देश का विकास होगा, विश्व का विकास होगा, हमारे आपकी मानसिक संतुलन सही रहेगा, मानसिक रूप से हम आप स्वस्थ रहेंगे। और हाँ, ये सारा आपके, हाँ ये लिंक शेयर जा रहा है PDF की रूम पे, टेलीग्राम पे जाएगा, ये सारा आपको प्राप्त भी होता रहेगा। और ध्यान दीजिएगा, व्यवस्थित नोट्स भी आपको प्राप्त होगा। और देखिए हमारे सभी मित्र, वो सभी मित्र जिनका हम नाम नहीं ले पाते और कहते मित्र, सभी लोग, कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, आपसे जो वादा किए हैं पूरा होगा, ठीक है। बस बहुत ज़्यादा बात को विस्तार न देते हुए अपनी वाणी को आज यही विराम देते हैं। कल फिर शाम 7 बजे आपसे मुलाकात करेंगे मित्र, तब तक के लिए आप हमको इजाज़त दीजिए। नमः संस्कृताय, जय हिंद, शुभ रात्रि।